नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर की कुछ ताज़ा और अहम डेवलपमेंट्स पर। हमारे पास रेगुलेटरी बदलाव है, कुछ टेक एडवांसेस हैं और मार्केट ट्रेंड्स पर भी काफी कुछ है जानने को। तो देखेंगे कि सेबी ने रीट्स पर क्या नया कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने रेरा को लेकर क्या डायरेक्शंस दिए हैं, महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का क्या सीन है और हाँ, लग्जरी हाउसिंग का बाजार कैसा चल रहा है। साथ ही ये भी कि अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों थोड़ा ठंडा लग रहा है और सस्टेनेबिलिटी का एंगल क्या है। तो चलिए इन सब पर थोड़ा गहराई से बात करते हैं, देखते हैं कि इन बदलावों का मतलब क्या है इन्वेस्टर्स के लिए, घर खरीदने वालों के लिए और ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेबी के एक बड़े फैसले की। उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स यानी रीट्स को अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की तरह क्लासिफाई कर दिया है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अनाउंसमेंट के बाद सिर्फ 2 दिन में ही रीट्स में करीब 8% का उछाल आया। हाँ, ये रिक्लासिफिकेशन बहुत मायने रखता है। देखिए, पहले रीट्स को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन थी। कभी हाइब्रिड माना जाता था, कभी डेट की तरफ झुकाव था। तो इससे क्या होता था कि जो बड़े संस्थागत निवेशक हैं, खासकर म्यूचुअल फंड्स, उनके लिए अपने नियमों के तहत इनमें पैसा लगाना थोड़ा पेचीदा था। अच्छा, मतलब नियमों की अस्पष्टता एक तरह की रुकावट थी और अब इक्विटी का दर्जा मिलने से वो साफ हो गया है। बिल्कुल, इक्विटी का दर्जा मिलने का सीधा मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स अब रीट्स को अपने इक्विटी पोर्टफोलियो का हिस्सा मान सकते हैं। अब वो ज्यादा आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। उनके लिए एक जानी पहचानी कैटेगरी हो गई, जैसे वो किसी लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदते हैं वैसे ही। तो इसका असर सीधा लिक्विडिटी पर पड़ेगा, है ना? मतलब खरीदना बेचना आसान होगा। हाँ बिल्कुल, जब म्यूचुअल फंड्स जैसे बड़े प्लेयर एक्टिव होंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा। इससे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी, मतलब आम निवेशकों के लिए भी, जरूरत पड़ने पर अपनी रीट यूनिट्स बेचना या नई खरीदना ज्यादा आसान हो जाएगा। मार्केट और गहरा होगा। और आपने पहले इंडेक्स में शामिल होने की बात भी कही थी, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो एक और बड़ा पोटेंशियल फायदा है। देखिए, इक्विटी क्लासिफिकेशन के बाद अब ये मुमकिन है कि रीट्स को निफ्टी या सेंसेक्स जैसे जो हमारे बड़े स्टॉक मार्केट इंडेक्स हैं, उनमें शामिल किया जा सके। अच्छा। और अगर ऐसा होता है तो सोचिए, जितने भी इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स हैं जो इन इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, उन्हें नियमों के हिसाब से इन रीट्स में निवेश करना ही पड़ेगा। हाँ, सही बात है। तो इससे रीट्स में अपने आप ही और पैसा आएगा और डिमांड बढ़ेगी। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं, बल्कि शायद विदेशी निवेशकों के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल है। निश्चित तौर पर। देखिए, जो बड़े ग्लोबल फंड्स हैं, जैसे पेंशन फंड्स या सॉवरेन वेल्थ फंड्स, वो हमेशा एक साफ सुथरा रेगुलेटरी माहौल और अच्छी लिक्विडिटी वाले मार्केट ढूंढते हैं। ये कदम भारतीय रियल एस्टेट को उनके लिए और ज्यादा भरोसेमंद और एक्सेसिबल बनाता है। तो कुल मिलाकर ये इंडियन रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट के और करीब लाने वाला एक कदम है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक रेगुलेटरी बदलाव पूरे इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप को बदल सकता है। चलिए अब रेगुलेशन से जुड़ी एक और अहम खबर पर आते हैं, जो सीधे घर खरीदारों के हितों से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट का रेरा को मजबूत करने का निर्देश। कोर्ट ने सभी राज्यों और यूटीज को कहा है कि भाई अपने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज यानी रेरा को और मजबूत बनाओ। इसमें कुछ खास बातें कही हैं, जैसे रेरा अथॉरिटीज में लीगल एक्सपर्ट्स और कंज्यूमर एडवोकेट्स को शामिल करना। हाँ, ये बहुत जरूरी निर्देश है। रेरा तो बन गया, लेकिन कई जगह ये महसूस किया जा रहा था कि अथॉरिटीज के पास मतलब जरूरी एक्सपर्टीज या शायद मैन पावर की कमी है। अब लीगल एक्सपर्ट्स होंगे तो फैसले कानूनी तौर पर ज्यादा ठोस होंगे, और कंज्यूमर एडवोकेट्स की मौजूदगी ये पक्का करेगी कि घर खरीदार की आवाज सही से सुनी जाए। अच्छा, तो मतलब सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, बल्कि कानून और उपभोक्ता अधिकारों के जानकार लोग भी डिसीजन मेकिंग में शामिल होंगे। हाँ, इरादा तो यही लगता है। इससे जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो तेज और ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है। कई बार खरीदारों को लगता था ना कि सुनवाई ठीक से नहीं हो रही या फैसले में बहुत देर लग रही है। एक्सपर्टीज बढ़ने से इसमें सुधार आ सकता है। कोर्ट ने एस्क्रो अकाउंट्स के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज लागू करने को भी कहा है। एस्क्रो खाते तो खैर पहले से रेरा कानून का हिस्सा थे, तो इन एसओपीज से क्या फर्क पड़ेगा? एस्क्रो अकाउंट, हाँ, रेरा की आत्मा है। मतलब खरीदार का पैसा एक अलग अकाउंट में रहेगा और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के हिसाब से ही बिल्डर को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि अलग अलग राज्यों में या कभी-कभी एक ही राज्य में अलग अलग ऑफिसर्स
इसके नियमों को अलग अलग तरह से इंटरप्रेट कर रहे थे या लागू कर रहे थे। एसओपीज का मतलब है एक स्टैंडर्ड तरीका, सबके लिए एक जैसा। अच्छा। इसमें बिल्कुल साफ होगा कि भाई प्रोजेक्ट का कौन सा माइलस्टोन पूरा होने पर कितना पैसा रिलीज होगा, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ऑडिट कैसे होगा, वगैरह वगैरह। तो इससे वो जो डर रहता है कि डेवलपर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे में लगा देगा, वो कम होगा। उम्मीद तो यही है। जब नियम एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे और यूनिफॉर्म होंगे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और हेरफेर की गुंजाइश कम होगी। ये पक्का करने में मदद मिलेगी कि खरीदार का पैसा उसी प्रोजेक्ट पे लगे जिसके लिए दिया है, प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो। ये अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने वाला कदम है। एक और निर्देश है कि 20% पेमेंट होने पर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का मैंडेटरी रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसका क्या मतलब हुआ आम खरीदार के लिए? देखिए, अभी अक्सर क्या होता है कि खरीदार बिल्डर को अच्छा खासा पैसा दे देता है, 20%, 30% या उससे भी ज्यादा। लेकिन प्रॉपर्टी का जो सरकारी रजिस्ट्रेशन होता है वो बहुत बाद में होता है, कई बार तो पोजेशन के टाइम पे। इस बीच वो सौदा सरकारी रिकॉर्ड में ठीक से दर्ज नहीं होता। मैंडेटरी रेवेन्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जैसे ही खरीदार कीमत का 20% दे देता है, उस लेन देन को सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। और इससे खरीदार को क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा है सिक्योरिटी। रजिस्ट्रेशन होते ही ये सरकारी रिकॉर्ड में आ गया कि इस प्रॉपर्टी पर आपका क्लेम बन रहा है। इससे वो जो फ्रॉड होते हैं ना कि एक ही प्रॉपर्टी कई लोगों को बेच दी, हाँ, वो सुना है, उसकी गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। ये आपके मालिकाना हक को शुरुआत से ही ज्यादा सिक्योर बनाता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के ये सारे निर्देश रेरा कानून को और ज्यादा प्रभावी बनाने की कोशिश है, सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर। सही में अगर ये निर्देश ठीक से और जल्दी लागू होते हैं तो घर खरीदारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। खैर, रेगुलेशन के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी इस सेक्टर को बदल रही है। इसका एक बढ़िया उदाहरण महाराष्ट्र में दिख रहा है। वहां पर जो नई फर्स्ट सेल प्रॉपर्टीज है, उनका ई रजिस्ट्रेशन अब सीधे डेवलपर्स के ऑफिस से ही हो रहा है और ये चलन तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि 2023 से अब तक 11,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स ऐसे रजिस्टर हो चुके हैं और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर मतलब FY 2025 में अप्रैल से अब तक ही करीब 4,000 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये तो वाकई तेज रफ्तार है। हाँ, ये आंकड़ा इम्प्रेसिव है और ये दिखाता है कि सुविधा को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। आप सोचिए, पहले प्रॉपर्टी खरीदी, फिर रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर काटो, अपॉइंटमेंट लो, लाइनों में लगो, कभी कभी एजेंट्स के चक्कर में पड़ो। हाँ, वो तो है। अब ये सब झंझट खत्म, डेवलपर के ऑफिस में ही कुछ घंटों में काम हो जाता है। प्रोसेस कितना स्मूथ हो गया है। टाइम की बचत तो साफ है। क्या इससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ी है प्रोसेस में? बिल्कुल। ई रजिस्ट्रेशन में सारा काम डिजिटल है, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होते हैं, फीस ऑनलाइन जाती है, बायोमेट्रिक्स भी वहीं ले लिए जाते हैं। तो ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया है, जिससे गलतियों की और हेर फेर की संभावना कम हो जाती है। रिकॉर्ड भी डिजिटल फॉर्म में सेफ रहते हैं, एक्सेस करना आसान, पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और एफिशिएंट है। महाराष्ट्र में रेंट एग्रीमेंट के लिए भी कुछ नया आया है, लीव इन लाइसेंस 2.0 सिस्टम। सुना है कि इससे रेंट एग्रीमेंट कहीं से भी रजिस्टर हो सकता है पूरे जिले में। हाँ, ये भी एक बहुत ही प्रैक्टिकल और यूजफुल चीज है। पहले रेंट एग्रीमेंट के लिए भी अक्सर सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता था। अब मान लीजिए टेनेंट और लैंडलॉर्ड अलग अलग शहरों में हैं या किसी के पास टाइम नहीं है, अब ये सुविधा है कि आप कहीं से भी ऑनलाइन अपना रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करा सकते हैं, घर बैठे, ऑफिस से, कहीं से भी। टाइम और पैसा दोनों बचता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का ये जो पूरा ई गवर्नेंस मॉडल है प्रॉपर्टी सेल और रेंट दोनों के लिए, ये दूसरे राज्यों के लिए एक तरह का टेम्पलेट बन सकता है? पूरी संभावना है। महाराष्ट्र ने ये दिखाया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुरानी थकाऊ प्रक्रियाओं को कैसे सुधारा जा सकता है। हाँ, इसे दूसरे राज्यों में लागू करने में अपनी चुनौतियां होंगी। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए, लोकल कानूनों से तालमेल बिठाना होगा, लेकिन महाराष्ट्र की सफलता निश्चित रूप से दूसरे राज्यों को मोटिवेट कर सकती है। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों के लिए अच्छा है। बिल्कुल, डिजिटलीकरण का एक शानदार उदाहरण है ये। अच्छा, अब जरा मार्केट के जो मौजूदा ट्रेंड्स हैं उन पर भी एक नजर डालते हैं। एक तरफ एलारा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट है, वो कहती है कि रियल एस्टेट साइकिल में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, डिमांड वहीं से आ रही है। उनका कहना है कि इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में जो अभी तेजी दिख रही है वो काफी हद तक लग्जरी यानी महंगे घरों की डिमांड की वजह से है। लेकिन उसी रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में कोई खास जान नहीं दिख रही।
ये कैसा कॉन्ट्रास्ट है? हाँ, ये मार्केट की एक कॉम्प्लेक्स और थोड़ी चिंताजनक तस्वीर है। देखिए, लग्जरी सेगमेंट की मजबूती तो ये दिखाती है कि इकोनॉमी के जो अपर स्ट्राटा हैं, मतलब ऊपरी तबका, उनके पास परचेजिंग पावर है। शायद इनकम बढ़ी है, स्टॉक मार्केट से फायदा हुआ है, या फिर कोविड के बाद लोग बड़े और बेहतर घर चाहते हैं। डेवलपर्स भी इस सेगमेंट पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बेहतर होता है। लेकिन अफोर्डेबल घरों की मांग क्यों सुस्त है? जरूरत तो शायद इसी सेगमेंट में सबसे ज्यादा होती है। उसके पीछे कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक तो जैसा हम जानते हैं, होम लोन की ब्याज दरें पिछले कुछ टाइम में बढ़ी हैं। अब जो अफोर्डेबल घर खरीदने वाला वर्ग है, वो इंटरेस्ट रेट्स को लेकर ज्यादा सेंसिटिव होता है। लोन की ईएमआई उनके महीने के बजट का बड़ा हिस्सा होती है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सीमेंट, स्टील, लेबर सब महंगा हुआ है, तो डेवलपर्स के लिए भी अफोर्डेबल कीमत पर घर बनाना मुश्किल हो गया है। और कोविड का असर, क्या वो अभी भी है इस सेगमेंट पर? हाँ, देखिए, जो आर्थिक अनिश्चितता होती है, उसका असर लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप पर ज्यादा लंबे समय तक रहता है। जॉब्स को लेकर, इनकम को लेकर जो चिंताएं हैं, वो उन्हें घर खरीदने जैसे बड़े फैसले टालने पर मजबूर कर सकती हैं। फिर कुछ सरकारी स्कीम्स जो पहले इस सेगमेंट को सपोर्ट करती थी, शायद उनका असर भी अब उतना नहीं रहा। तो ये कई चीजों का मिला जुला असर है, और ये मार्केट में एक विभाजन सा पैदा कर रहा है। एक तरफ चमकता लग्जरी सेगमेंट और दूसरी तरफ संघर्ष करता अफोर्डेबल सेगमेंट। ये वाकई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ध्यान देने की जरूरत लगती है। खैर, मार्केट ट्रेंड से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है सस्टेनेबिलिटी को लेकर। अब सिर्फ नए डेवलपर्स ही नहीं, बल्कि पुराने एस्टैब्लिश्ड नाम भी इस पर जोर दे रहे हैं। जैसे रूट्स डेवलपर्स का जिक्र था, जो 1981 से है मार्केट में और टाइम पर डिलीवरी के लिए जाने जाते हैं। वो अब गुरुग्राम जैसे शहरों में सिर्फ अपस्केल लिविंग ही नहीं, बल्कि ग्रीन और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली डिजाइन, एनर्जी सेविंग, वाटर कंजर्वेशन, ये सब। क्या ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है? ये निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ ट्रेंड है। कुछ साल पहले तक सस्टेनेबिलिटी को अक्सर सिर्फ एक एक्स्ट्रा कॉस्ट माना जाता था, या फिर मार्केटिंग के लिए एक अच्छा शब्द। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। रूट्स डेवलपर्स जैसे पुराने और रेप्यूटेड प्लेयर्स का इसे अपनाना ये दिखाता है कि ये अब कोर स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? क्या बायर्स अब सच में ऐसी प्रॉपर्टीज मांग रहे हैं, या ये रेगुलेशन का प्रेशर है? दोनों बातें, और एक तीसरा एंगल भी है। हाँ, आजकल के खरीदार, खासकर जो यंग जनरेशन है, वो एनवायरनमेंट को लेकर ज्यादा जागरूक हैं। वो ऐसे घरों में रहना चाहते हैं जो हेल्दी हों और प्लैनेट पर कम बोझ डालें। वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल्स, बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन स्पेस जैसी चीजों को वैल्यू दे रहे हैं। दूसरा, रेगुलेटरी प्रेशर भी बढ़ रहा है। कई शहरों में अब ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो डेवलपर्स को फ्यूचर प्रूफ होने के लिए इन्हें अपनाना ही पड़ेगा। और तीसरा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, ऑपरेशनल कॉस्ट। ऑपरेशनल कॉस्ट मतलब बिल्डिंग को चलाने का खर्चा। एग्जैक्टली। जो सस्टेनेबल बिल्डिंग्स होती हैं, वो अक्सर एनर्जी और वाटर एफिशिएंट होती हैं। सोलर पैनल से बिजली का बिल कम, वाटर रिसाइकलिंग से पानी का खर्च कम, अच्छे इंसुलेशन से एसी का यूज कम। तो लॉन्ग टर्म में ऐसी बिल्डिंग्स को मेंटेन करना सस्ता पड़ता है। डेवलपर्स ये समझ रहे हैं कि ये फीचर्स न सिर्फ खरीदारों को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि प्रोजेक्ट की ओवरऑल वैल्यू भी बढ़ाते हैं। तो ये अब सिर्फ अच्छा काम नहीं, बल्कि स्मार्ट बिजनेस भी है। ये तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। मतलब अब घर खरीदते समय लोग सिर्फ लोकेशन और प्राइस ही नहीं, शायद ये भी देखेंगे कि वो कितना सस्टेनेबल है। हाँ, धीरे धीरे ही सही, पर ये बदलाव आ रहा है। ये रियल एस्टेट सेक्टर के ज्यादा जिम्मेदार और फ्यूचर रेडी होने का संकेत है। बिल्कुल। तो हमने आज इंडियन रियल एस्टेट से जुड़ी कई अहम कड़ियों को जोड़ा। रीट्स को इक्विटी का दर्जा, रेरा का सशक्तिकरण, महाराष्ट्र में ई रजिस्ट्रेशन, लग्जरी मार्केट की रौनक और अफोर्डेबल की चुनौती, और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस। इन सब को मिलाकर क्या बड़ी पिक्चर दिखती है? अगर हम इन सभी डेवलपमेंट्स को एक साथ देखें, तो ये साफ तौर पर भारतीय रियल एस्टेट बाजार के धीरे धीरे मैच्योर होने और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने का संकेत देते हैं। सेबी का कदम इसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट स्टैंडर्ड्स के करीब ला रहा है, जिससे ट्रांसपेरेंसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को मजबूत कर रहे हैं, जिससे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डेवलपर्स पर भी प्रेशर बनेगा अच्छा काम करने का। महाराष्ट्र का ई रजिस्ट्रेशन मॉडल दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी कैसे प्रोसेस को आसान, तेज और पारदर्शी बना सकती है।
और मार्केट ट्रेंड्स, जहां लग्जरी फल फूल रहा है, वहीं सस्टेनेबिलिटी जैसी नई प्राथमिकताएं उभर रही हैं। ये दिखाते हैं कि बाजार इवॉल्व हो रहा है, बदलती जरूरतों को अपना रहा है। तो ओवरऑल तस्वीर एक ऐसे सेक्टर की है जो ज्यादा रेगुलेटेड, ज्यादा ट्रांसपेरेंट, टैक्स सेवी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जुड़ने की तरफ बढ़ रहा है। ये सुनने में तो काफी आशाजनक लगता है, लेकिन क्या सब इतना सीधा और सरल है? आगे किन बातों पर या चुनौतियों पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की होती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जमीन पर कितने प्रभावी ढंग से और कितनी तेजी से लागू होते हैं, ये देखना होगा। क्या सभी राज्य रेरा को सच में वो ताकत देंगे? क्या एसओपीस का सख्ती से पालन होगा? इसी तरह महाराष्ट्र का मॉडल कितना सक्सेसफुल रहता है और क्या दूसरे राज्य उसे वाकई अपना पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल जिसका हमने जिक्र किया, क्या ये सारे सुधार अफोर्डेबल हाउसिंग की जो समस्या है उसे हल करने में मदद करेंगे, या फिर रेगुलेटरी सख्ती और टेक्नोलॉजी अपनाने से कहीं ऐसा तो नहीं कि लग्जरी और अफोर्डेबल घरों के बीच की खाई और बढ़ जाए? ये पक्का करना कि डेवलपमेंट का फायदा सब तक पहुंचे, खासकर उस बड़े वर्ग तक जिसे किफायती घर की जरूरत है, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती और कसौटी होगी। इस पर लगातार सोचने और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सकारात्मक बदलाव अंततः उस आम आदमी तक पहुंच पाएंगे जिसे एक किफायती छत की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज की इस विस्तृत चर्चा के लिए बस इतना ही।